NSA 550 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस काफ़ी इम्पोर्टेंट एक स्टैंडर्ड है। आई थिंक फ्रॉड की बहुत जगह होती है यहाँ पर, और आप जो दुनिया में बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं उनकी भी थोड़ी केस स्टडी देखो तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं रिलेटेड पार्टीज़ के साथ में बहुत ट्रांजैक्शंस थे। पैसे जो घुमाए जाते हैं, पैसे साइफन ऑफ किए जाते हैं एंटिटी से, वो अपने सिस्टर कंसर्न, दूसरे जॉइंट वेंचर जहाँ पे आपका कंट्रोल या इन्फ्लुएंस होता है, उसके थ्रू से बहुत होता है। एनरॉन जो भी 2001 में है ना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्रॉड आज भी माना जाता है एनरॉन। इसमें भी आप देखोगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा थे। स्टैंडर्ड उसके ऊपर ही है 550। बेसिकली बता रहा है कि एक जो ऑडिटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको लेके क्या क्या है, कि उसको जांच करनी पड़ेगी। हाँ जी, जांच करनी पड़ेगी। वो ठीक से ट्रीटेड है कि नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसको दिखाया जाएगा। वो डिस्क्लोज्ड है कि नहीं है, उसकी बात करेंगे। याद रखिए, देयर इज नो प्रोहिबिशन इन ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी। कोई प्रोहिबिट नहीं करता आपको, बिल्कुल अलाउड है ये ट्रांजैक्शन करना, बिल्कुल अलाउड है। बस हमें ये जांच करनी होती है कि ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो डिस्क्लोज्ड है कि नहीं है। यस, फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी वो डिस्क्लोज है कि नहीं। साथ साथ ये भी चेक होना करना पड़ता है कि इसकी वजह से, इस ट्रांजैक्शन की वजह से कहीं ना कहीं कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फ्रॉड तो नहीं हो गया है। बट बेसिकली ये है कि आप जांच ना करें और ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दें, अनक्वालिफाइड अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, और हो सकता है कि ट्रांजैक्शन था वहां और उसकी वजह से फ्रॉड मतलब ही तो अपने आप में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो जाता है। तो इसके चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं जहाँ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे ट्रांजैक्शंस इसमें आउट ऑफ द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो। रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, पार्टी ट्रांजैक्शंस में भी नॉर्मल कोर्स में ट्रांजैक्शंस, मार्केट रेट में जैसे किसी और के साथ होता वैसे भी ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड मानता हूं मैं इसको, मजेदार स्टैंडर्ड है। स्कोप ऑफ एनालिसिस का स्कोप क्या है? टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स एंड प्रोवाइड गाइडेंस। मैंने बताया अपने गाइड करेगा कि किस तरीके से इस मैटर को जांच करनी है। एंड ऑडिट प्रोसीजर्स रिगार्डिंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले तो बात आती है भैया, क्या ये ट्रांजैक्शंस रिलेटेड पार्टी के साथ हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो जांच करिए। ट्रांजैक्शंस वैसा ही होना चाहिए जैसे अगर पार्टीज में रिलेशन नहीं होता तो कैसे होता, मतलब मार्केट प्राइस से ऊपर नीचे, ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया है ना, बिल्स मंगा रखे हैं खर्चे के, तो ये सारी जांच आपको करनी होती है। बेसिकली यहाँ पहले समझना है कि रिलेटेड पार्टी मतलब क्या, कब पार्टीज आपस में रिलेटेड मानी जाएंगी। 2 पॉइंट है इसमें, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे ये सारी बातें। पहला पॉइंट बोल रहा है कि अगर कोई एंटिटी के ऊपर कोई रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एफआरएफ एप्लीकेबल है तो उस एफआरएफ के हिसाब से देखेंगे कि रिलेशन है कि नहीं है, रिलेटेड पार्टी है कि नहीं है। A related party as defined in the applicable financial reporting framework AFRF। जैसे मान लीजिए कंपनीज हैं तो उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो एप्लीकेबल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड पार्टी क्लियरली बोल रहा है कि कोई भी कंपनी अगर है तो वो और उसका डायरेक्टर आपस में क्या माने जाएंगे, रिलेटेड पार्टी। अगर एक कंपनी है और उसके डायरेक्टर्स दोनों में आपस में क्या माने जाएंगे, रिलेटेड पार्टीज। इसका मतलब अगर इन दो के बीच में कोई ट्रांजैक्शंस होता है, मान लो डायरेक्टर का अपना और भी कोई काम है, कोई बिजनेस है, वहां से वो डायरेक्टर इस कंपनी को सामान बेच रहा है, तो ये ट्रांजैक्शन क्या माने जाएंगे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। तो इसकी जांच करिए कि ये ट्रांजैक्शंस नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब जैसे होने चाहिए वैसे है, और साथ में इसको डिस्क्लोज भी आपको रिपोर्ट में करना मैंडेटरी है कि इसका डिस्क्लोजर भी जाएगा कि ये पार्टी है, ये रिलेशन है, और ये ट्रांजैक्शंस के अमाउंट तक जाएगा। उसके अंदर रिपोर्टिंग में ट्रांजैक्शंस के अमाउंट को भी दिखाते हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है,
ऐसी एंटिटी जहां के लिए कोई एफआरएफ एप्लीकेबल है तो उस एफआरएफ के हिसाब से जाएंगे। तो यहां तो कोई चर्चा की बात ही नहीं है, हमारा आपका डिस्कशन तो यहां पर ज्यादा है ही नहीं। क्यों भैया, एफआरएफ खोल के देखिए, वहां जो डिफाइन किया गया है कि ये रिलेटेड पार्टीज मानी जाएगी तो वो रिलेटेड पार्टीज है, दिमाग लगाने की बात ही नहीं है। थोड़ी चर्चा का विषय बनता है पार्ट 2 इसका। पार्ट 2 क्या बोलता है? ऐसी एंटिटीज जहां के लिए कोई स्पेसिफिक एफआरएफ नहीं है, ऐसी एंटिटीज जिसके लिए कोई स्पेसिफिक एफआरएफ नहीं बोलता है रिलेटेड पार्टीज के लिए। जैसे अगर आप पार्टनरशिप एक्ट देखेंगे ना, तो पार्टनरशिप एक्ट में कहीं पर भी ये बात नहीं बोली गई है कि ये डिफाइन करेंगे हम एज रिलेटेड पार्टीज। मतलब पार्टनरशिप के लिए, सोल प्रोप्राइटर के लिए, ऐसी एंटिटीज, छोटी एंटिटीज के लिए कोई एप्लीकेबल एफआरएफ एग्जिस्ट ही नहीं करता है जो बताता है कि ये रिलेटेड पार्टीज मानी जाएंगी। उन केस के लिए हम ये 3 सब पॉइंट्स फॉलो करते हैं। मतलब अगर ऐसी एंटिटी है जिसके लिए कोई एफआरएफ है ही नहीं, तो उनको क्या पैरामीटर, क्या फैक्टर चेक करके डिसाइड करेंगे कि ट्रांजैक्शंस रिलेटेड पार्टी में हुए कि नहीं, वो है ये 3। फिर से बोल रहा हूं, 2 तरीके होते हैं रिलेटेड पार्टी को कंफर्म करने के लिए। पहला, अगर उसके ऊपर कोई एफआरएफ है एप्लीकेबल, किसी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है, तो वो जो बोल रहा है एफआरएफ उसी को मान लेंगे और कोई चर्चा का विषय नहीं है। आपको अपना नहीं दिमाग लगाना है कि ये है या नहीं रिलेटेड पार्टीज आपस में, 2 एंटिटी। लेकिन अगर ऐसी एंटिटी जिसके लिए कोई स्पेसिफिक एफआरएफ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, हम उसके लिए 3.3 फैक्टर देखेंगे चेक करने के लिए कि वो रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शंस के अंदर फॉल करेगा या नहीं। पहला पॉइंट, अ पर्सन or other entity that has control or significant influence directly or indirectly through one or more intermediaries over reporting entity। reporting entity मतलब जिसकी आप ऑडिट कर रहे हैं, जो ऑडिटी है आपका। क्या लिखा हुआ है? फिर से पढ़ रहा हूं, अ पर्सन, थोड़ा ध्यान से, अ पर्सन और अदर एंटिटी दैट हैज कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस directly or indirectly through one or more intermediaries over the reporting entity। अब क्या आएगा? ये एग्जाम्पल क्या आ सकता है इसका? अब एक कंपनी है ए लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी है, बी लिमिटेड ये सब्सिडियरी है, 60% शेयर होल्डिंग है। क्या मैं बोल सकता हूं ए लिमिटेड हैज कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर बी? हाँ जी। आपको लगता है बी की मर्जी चलेगी? नहीं चलेगी जी। ए का कंट्रोल आएगा ही आएगा बी के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये होल्डिंग और सब्सिडियरी है। फिर से वो लाइन पढ़ूंगा, a person or other entity that has a control or significant influence directly or indirectly through one or more intermediaries over the reporting entity। तो मान लीजिए बी लिमिटेड ये हमारी रिपोर्टिंग एंटिटी है, मतलब इसकी ऑडिटी है, हम इसकी ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं। ऑडिटी, ए लिमिटेड और बी क्या माना जाएगा? रिलेटेड पार्टी। जो भी ट्रांजैक्शन इनके बीच में हुए हैं उनकी जांच करिए आप। जांच क्या करते हैं बेसिकली? क्या ये आर्म्स लेंथ प्राइस में हुए हैं कि नहीं हुए हैं। व्हाट इज आर्म्स लेंथ प्राइस? आर्म्स लेंथ प्राइस मतलब मार्केट प्राइस। इन्फ्लुएंस, याद रखिए सारे ट्रांजैक्शन जो रिलेटेड पार्टीज में हुए, जरूरी नहीं है कि उनमें कुछ घपला है, उनमें कोई फ्रॉड है, उसमें कोई ट्रिक है ना, कुछ छुपाए जा रहे हैं ना, जरूरी नहीं है। ट्रांजैक्शंस रिलेटेड पार्टीज में मार्केट प्राइस में किसी और गैर ना जो रिलेटेड नहीं है उनके साथ होता, वो भी हो सकता है। तो कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आर्म्स लेंथ प्राइस मतलब मार्केट प्राइस। बेसिकली एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं दिया गया है ना, एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया गया,
बाकी सबको आप 2 महीने का क्रेडिट पीरियड देते हैं, इनमें आपस में 6 महीने का क्रेडिट पीरियड चल रहा है। ये अनडू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल की तो बात है, तो यहाँ पर आप जांच करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे और रिपोर्ट करेंगे। अब लिखा हुआ था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे हो सकता है कंट्रोल? मान लो ए लिमिटेड 40% ओन करता है सिर्फ, लेकिन ए लिमिटेड एक और सब्सिडियरी है एस लिमिटेड, चलो एस तो हो गया, एक और सब्सिडियरी है जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड और ये होल्ड करता है 60% एस जेड में, जेड यहां पर होल्ड करता है 20%। ए लिमिटेड की एक और सब्सिडियरी है जेड लिमिटेड। ए लिमिटेड 40% बी में होल्ड करता है, ए लिमिटेड जेड में 60% होल्ड करता है, और जेड लिमिटेड बी में 20% होल्ड करता है शेयर। तो ए लिमिटेड का अल्टीमेटली कितना शेयर आ गया देख लीजिए आप। तो हम क्या बोलेंगे इसको कि ऐसे केस में आप इसको ले लीजिए, मान लीजिए 100% सब्सिडियरी है, ये 100% ओन करता है ए लिमिटेड और ये 20% ओन करता है, तो आप क्या बोलोगे? ए लिमिटेड का 60% शेयर होल्डिंग बी में आ गया। तो डायरेक्टली अगर मान लीजिए 60% था, यहां पर मोर देन 50% कर देता हूं मैं। इनडायरेक्टली भी अगर वो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है तो मैं क्या बोलूंगा उसको? ये लोग हो जाएंगे आपस में रिलेटेड पार्टी, और इसकी ट्रांजैक्शंस की आप चेक करेंगे मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किया है या नहीं किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है फिर से देखिए, अ पर्सन और अदर एंटिटी दैट हैज कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का एग्जांपल दिया मैंने थ्रू अनदर सब्सिडियरी। लोग करते ही हैं, डायरेक्टली मैं नहीं कर सकता, किसी और के थ्रू से करवाते हैं, लेकिन वो भी आ गया इसके अंदर, थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी। पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है? अनदर एंटिटी over which the reporting entity has control or significant influence directly or indirectly through one or more intermediary. क्या बोल रही है? Another entity over which the reporting entity has control or significant influence directly or indirectly through one or more intermediary. देखिए पहला वाला का उल्टा है, ये पहला वाला क्या बोल रहा था? A person or other entity has significant control influence over reporting entity, और यहां पर क्या बोल रहा है? another entity over which the reporting entity has control। तो यही एग्जांपल जो है इसको उल्टा कर दीजिए। अब ये मान लीजिए ये हमारा ऑडिटी है और ये नहीं है, तो इस केस में एस बी लिमिटेड क्या माना जाएगा? ए का बी लिमिटेड क्या माना जाएगा? ए का रिलेटेड पार्टी। पहले केस में ए माना जा रहा था बी का, इस केस में बी माना जाएगा ए का। मतलब अगर आप किसी और में कंट्रोल या इन्फ्लुएंस रखते हैं, सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलूं मैं इसको? अगर आप किसी और में रखते हैं कंट्रोल या इन्फ्लुएंस, या कोई और आप पर रखता है, दोनों केस में आप लोग दोनों क्या माने जाएंगे? रिलेटेड पार्टीज। तीसरा पॉइंट देखिए, अनदर एंटिटी दैट इज अंडर कॉमन कंट्रोल विथ द रिपोर्टिंग एंटिटी थ्रू हैविंग कॉमन कंट्रोलिंग ओनरशिप, ओनर्स हु आर क्लोज फैमिली मेंबर्स और कॉमन की मैनेजमेंट। तो क्या क्या बोला गया? थ्रू कॉमन कंट्रोलिंग, कॉमन कंट्रोल ओनरशिप आ गई है, ये तो बोलने की बात ही नहीं है। मान लीजिए सीजी ग्रुप एमडी विनोद चौधरी जी वाई वाई, और साथ में क्या क्या और काम है इनका? एक और ले लीजिए, स्कूल्स है ना, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशन का भी काम है ना, तो एक कॉलेज ले लीजिए, एजुकेशन का काम है कॉलेज, कॉलेज सीजी, और वाई वाई का भी काम है।
तो सेम ओनरशिप है कि नहीं है? विनोद चौधरी जी एमडी हैं, ये इसको भी ओन करते हैं, इसको भी ओन करते हैं, क्या माना जाएगा? ये दोनों आपस में क्या बन जाएगी? रिलेटेड पार्टीज। क्या बोला मैंने? कॉमन ओनरशिप। विनोद चौधरी जी नेपाल में वाई ग्रुप को भी, वाई वाला सीजी का वाई वाला जो डिवीजन है उसको भी ओन करते हैं, एजुकेशन कॉलेज वगैरह चलाते हैं वो भी ओन करते हैं। अगर इन दोनों के बीच में आपस में कोई ट्रांजैक्शंस होते हैं वो क्या माने जाएंगे? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। दूसरा देखिए कॉमन ओनरशिप के साथ में ओनर्स हु आर क्लोज फैमिली मेंबर्स। ओनर्स जो कौन है? क्लोज फैमिली मेंबर्स है। इसमें क्या आ जाएगा? अगेन क्लोज फैमिली मेंबर, आपका नेपाल के एग्जांपल दे रहा हूं, विनोद चौधरी जी, अरुण चौधरी जी, इनका है वाई का डिवीजन और इनका है मारुति का, आपस में ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है। क्लोज फैमिली मेंबर्स ब्रदर्स हैं, यस ब्रदर्स हैं, क्लोज फैमिली मेंबर के अंदर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आप क्या बोलोगे? जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे क्या होंगे? रिलेटेड पार्टी। क्यों ऐसा किया जा रहा है? वापस से ये सोच के कि दोनों आपस में भाई है तो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मतलब ट्रांजैक्शंस करते वक्त हो सकता है इन्फ्लुएंस की वजह से मन मर्जी चलाएं, आर्म्स लेंथ प्राइस में ना हो, तो इसकी जांच हमें करनी पड़ेगी, जांच इसकी होनी चाहिए। थोड़ा लिख के करेंगे तो इजी रहेगा आपके लिए, ना? लिख लीजिए। और यूट्यूब में अपलोड कर रहे हैं वीडियोस, तो काइंडली सब्सक्राइब अगर कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे, जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा ऑडिट का, MICS का, कुछ भी और अपडेट आता है एग्जाम्स को लेके, तो वो आप है ना देख सकेंगे। तो कृपया करके काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अल्फा सीए। तो कॉमन कंट्रोलिंग ओनरशिप का एग्जांपल दिया, ओनर्स हु आर क्लोज फैमिली मेंबर्स, इसका एग्जांपल हो गया। और कॉमन की मैनेजमेंट, अगेन कॉमन की मैनेजमेंट वही वाली बात आ गई कि अगर दो कंपनी का सेम ही मैनेजमेंट है, मतलब कंपनी ए और कंपनी बी, इसमें जो डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स X, Y और Z, इसमें भी X, Y और Z डायरेक्टर्स हैं, तो मैं क्या, ओनर नहीं है, ओनर का तो मैंने एग्जांपल दे दिया अभी, या मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं जो डायरेक्टर्स होते हैं। तो अगर XYZ के डायरेक्टर ए लिमिटेड को संभाल रहे हैं और XYZ ये 3 डायरेक्टर बी को भी संभाल रहे हैं, तो ये ए और बी क्या माने जाएंगे? आपस में रिलेटेड पार्टीज। जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसकी जांच करिए और देखिए ठीक से कि वो डिस्क्लोज्ड है कि नहीं है। अगेन मैं फिर से बोलूंगा, ड्यू डिलीजेंस, ड्यू केयर एक ऑडिटर होने के नाते प्रैक्टिस में बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कंपनीज वगैरह की ऑडिट कर रहे हैं, छोटी मोटी ऑडिट में मैं ये बोलूँगा कि हाँ FRF एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक स्केप्टिज्म रखना चाहिए अपने को एज एन ऑडिटर। बट एंटिटीज़ जब आती है, लिस्टेड एंटिटीज़, कंपनीज जब आती है जिसके लिए स्पेसिफिक FRF है, वहाँ तो आपको जांच करनी ही होगी। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू गो थ्रू 100% जांच आप नहीं कर सकते। यू कैन नॉट गो थ्रू एवरी पार्टी एंड चेक वेदर इट्स है ना रिलेटेड पार्टी और नॉट। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बन जाती है, ये डिस्क्लोज करना तो मैनेजमेंट का ही काम होता है। आप फर्दर उसमें ऑडिट प्रोसीजर इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, कि आर्म्स लेंथ प्राइस में हुआ, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, आउट ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, बट जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है। कई बार छुपाया जाता है, लेकिन आप ऑडिट करते वक्त निकले अगर कोई, तब पूरा स्टैंडर्ड आपको बताता है फिर उसको कैसे आपको हैंडल करना चाहिए। काम याद रखिए डिस्क्लोज करने का मैनेजमेंट का है। अपने पार्ट में ये बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगा कि अपने एक पार्टी को लेके चेक करें कि ये रिलेटेड पार्टी है कि नहीं है। मैनेजमेंट पूरी लिस्ट बना के देती है ना, डिस्क्लोज करती है कि ये रिलेटेड पार्टी और ये ट्रांजैक्शंस हुए हैं। उसके बाद बाकी आपने जो इनिशियली प्लानिंग की, मीटिंग की, उसमें आपकी स्केप्टिज्म बताएगी कि और डिटेल में कितनी जांच करनी है। अब सरकार को इससे दूर रखा है। सरकार की जो कंपनीज है, एंटिटीज़ है, गवर्नमेंट्स हैं, उनके आपस में जो एंटिटीज़ हैं उनके बीच में ट्रांजैक्शंस हो रहा है, वो रिलेटेड पार्टी नहीं माने जाएंगे। तो सिंपल केस में आप ये मान के चलिए कि सरकारी कंपनीज के ऊपर, सरकारी एंटिटीज़ के ऊपर 550 एप्लीकेबल नहीं होएगा।
entities that are under common control by the state, that is national, regional or local government, are not considered related unless they engage in significant transactions or share resources to significant extent with one another. अब मान लो कि एक दो कंपनी है सरकार की, 90% जॉब वर्क दूसरी कंपनी एक के लिए करे, दोनों सरकारी है, तो इस केस में बोल सकते हो आप कि वो रिलेटेड है तो जांच होगी। अदरवाइज सिंपल लैंग्वेज में सरकारी कंपनीज को, सरकारी यूनिट्स को आप इस स्टैंडर्ड से दूर रखिए। एक दो चीज़ थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ है, क्या थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे कि कई बार होता है ना कि मैं बता रहा हूँ, देखिए ये वाला एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आए, जैसे कि मान लीजिए कंपनी है एक्स लिमिटेड, दूसरी कंपनी है वाई लिमिटेड, दोनों कंपनी है। अब ये दोनों आपस में रिलेटेड है, मान लीजिए ये होल्डिंग कंपनी है और ये इसकी सब्सिडियरी है। अब हुआ क्या कि इसकी प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसकी प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो उस प्रॉफिट्स को कम करने के लिए ये बोलता है, आपस में इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। ये 70% होल्डिंग है, 70% शेयर होल्डिंग है, तो पूरा ही कंट्रोल आ गया जी। तो एक्स लिमिटेड जो है वो क्या करता है, वो ये बोलता है कि सुनो, ऐसा करते हैं क्योंकि इस बार तो हमारी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा करो ना, मैं ना माल खरीद लेता हूं आपसे, एस है ना, वाई लिमिटेड से माल खरीद लेता हूं, मतलब हम परचेज करेंगे इससे, तो ये सेल करेगा इसको और ये परचेज कर लेगा, इसको परचेज करना था भैया। तो ये बोलता है ऐसे करो, प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा है, तो प्रॉफिट, जैसे ये प्रॉफिट है मान लो, तो प्रॉफिट यहाँ पर आ रखी है इसकी 80 करोड़ रुपए मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से है ना। तब जो एक्स लिमिटेड है वो बोलता है वाई को, एक काम करो, जो परचेज कर रहे हैं ना तुमसे, उसको ना आप ना इन्फ्लेट कर दो बहुत ज़्यादा। तो जैसे कि मेरे को अभी परचेज करनी है 4 करोड़ की आपसे, तो आप एक काम करो, इसको सेल दिखा दो मेरे को 10 करोड़। तो फ़ायदा क्या होगा एक्स लिमिटेड को, यहाँ परचेज दिखानी है ना इसको, ये ऑलरेडी अभी तक का जो है 80 करोड़ का प्रॉफिट है इसका, इसको परचेज दिखानी है ना। तो ये परचेज पहले कितनी दिखाता, जेन्युइन परचेज कितनी होती, 4 करोड़। अगर ये बाजार से खरीदा तो 4 करोड़ की परचेज होती। तो ये बोलता है एक काम करो, ये परचेज को तुम बिल बना दो 10 करोड़ का। अब आप बोलोगे वाई लिमिटेड क्यों करेगा ऐसा, वाई लिमिटेड करेगा क्योंकि एक्स ने बोला, एक्स होल्डिंग कंपनी है, उसका कंट्रोल है, उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो होता है ऐसे, करते हैं इन्फ्लुएंस, है ना। एक ही मालिक है, मान लो एक ही कंपनी है, और क्या, होल्डिंग सब्सिडी 70%, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हो सकता है। अब फायदा क्या हुआ, इसने 4 करोड़ परचेज का 10 करोड़ दिखा दिया। अब परचेज होने से प्रॉफिट, अब ओवरऑल जब ये मिलाएंगे तो मिलाएंगे ना ये हिसाब किताब, तो 6 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कम हो गया कि नहीं हो गया। परचेज ज़्यादा होने से प्रॉफिट कम, मान ले पड़ा है, स्टॉक बिका नहीं, ठीक है, और ये जो हिसाब था यही फाइनल था, 31 मार्च को कर दिया, लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग कर दिया आपका। नेपाली वो ले लीजिएगा, नेपाली आषाढ़ किसके हिसाब से होता है वो मिला लीजिए। लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर को हमने परचेज दिखा दिया 10 करोड़ का, असल वो परचेज कितनी होती, 4 करोड़ की होती। तो 4 करोड़ आता है यहां पर, तो प्रॉफिट कितनी होती है, कम जाता है इससे, लेकिन दिखा दिया 10 करोड़, 70 करोड़ प्रॉफिट आ गई। 4 करोड़ का दिखा दिया 10 करोड़, 6 करोड़ का फायदा हो गया ना इसको। लेकिन ऐसे नहीं होता है, ऐसे फायदा नहीं होता है। क्यों, वाई लिमिटेड ने सेल कितनी दिखानी थी, वाई लिमिटेड का हिसाब बना लेते हैं, वाई लिमिटेड का हिसाब बना लेते हैं। मान लीजिए प्रॉफिट इसका है 2 करोड़, मैं प्रॉफिट यहां दिखाना चाहिए ना, कंफ्यूजन नहीं हो आपको। अब ठीक है, वो मैंने थोड़ा सा उधर लिख दिया था, अब समझ में आएगा आपको। मेरी प्रॉफिट कितनी थी, 80 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ का परचेज दिखा दिया, नेट प्रॉफिट आ गई कितनी, 70 करोड़। अब समझ में आया, नेट प्रॉफिट ये आपकी पहले प्रॉफिट थी। सेम इसका कर लो, 2 करोड़ की प्रॉफिट है, चलो 20 करोड़ कर दो, एकदम ही चिंदी नहीं करते हैं, 20 करोड़ कर दो प्रॉफिट इसकी। इसको सेल करना था कितने का, 4 करोड़ का, प्रॉफिट कितनी आई, 24 करोड़ नेट सेल। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, खर्चा वर्चा नहीं दिखा के। इसने दिखा दी 10 करोड़, प्रॉफिट होगी 30 करोड़। तो असल में ऐसे केस में क्या होता है ना, चीजें सेट ऑफ हो जाती है आपस में। एक बंदे को फायदा मिलता है ना, इसको अगर फायदा मिला है 6 करोड़ का, इसको 6 करोड़ का नुकसान भी तो हुआ है। इसको 6 करोड़ ज्यादा परचेज दिखा के जो प्रॉफिट कमी है, वाई लिमिटेड की प्रॉफिट बढ़ भी तो गई। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे ये चीज सेट ऑफ होती है।
रिलेटेड पार्टीज में भी आप अगर कुछ, अब कितने एग्जांपल ले लो ना, मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड और उसकी वो है सब्सिडियरी बी लिमिटेड, कंट्रोल इन्फ्लुएंस है, इन्हें बोला मेरा प्रॉफिट ज़्यादा खर्चा दिखाना है तो बिल फाड़ के दे दे मेरे को, इसने बिल दे दिया, इसकी प्रॉफिट थी 80 करोड़, ये बोलता बाबा बहुत ज़्यादा है, बोलता 20 करोड़ का बिल फाड़ के दे दे सर्विस का, दे दिया बिल इसने, तो बिल माइनस कर दिया, 60 करोड़ आगे प्रॉफिट, तो भाई साहब इसने बिल दिया, ये भी तो सेल तो है इसकी, इसकी भी तो प्रॉफिट 20 करोड़ से बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी। इसको जो फायदा होता है वो इसको नुकसान भी तो होता है। अगर ए लिमिटेड को खर्चा लेने से, खर्चा का बिल लेने से 20 करोड़ का फायदा हो गया प्रॉफिट में, तो भैया इसको नुकसान भी तो हो गया, इसको भी तो 20 करोड़ दिखाना पड़ेगा बिल यहां पर। ये सेट ऑफ होता है, लेकिन देखो कब करते हैं जहां सेट ऑफ नहीं होता है। मान लो ए लिमिटेड है और उसकी एक रिलेटेड पार्टी है एंटिटी जो कि एक पार्टनरशिप फर्म है। कैसे है, क्यों नहीं हो सकती? एक डायरेक्टर है यहां पर, वो डायरेक्टर इज ऑल्सो अ पार्टनर इन दिस पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर है, ये पार्टनरशिप फर्म है, ए एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म है। मान लो सोल प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटर कर लेते हैं, सोल प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटर टैक्स रेट कम होती है कंपनी के मुकाबले, ठीक है, बहुत रीजन हो सकते हैं, इसकी इनकम पूरी एग्जेम्प्टेड हो सकती है, ये एक ऐसी एंटिटी हो सकती है जिसकी इनकम एग्जेम्प्टेड है, ये एक ऐसी एंटिटी हो सकती है जिसका टैक्स रेट कम है, लेस टैक्स, ये एक ऐसी एंटिटी हो सकती है जो एग्जेम्प्टेड है, हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ऐसे केस में आप क्या करते हैं, यहां से बेनिफिट लेते हैं, मान लो खर्चा परचेज किया इससे और परचेज को इन्फ्लेट कर दिया, परचेज को इन्फ्लेट कर दिया तो आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, परचेज ज्यादा आ गई बुक्स में, आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। और आप बोलोगे तो इसका भी तो सेल हुआ इन्फ्लेटेड में, तो इसको नुकसान नहीं होगा, क्यों? हो सकता है इसका टैक्स रेट कम हो, तो दोनों को मिलाएंगे तो देखोगे नेट प्रॉफिट में रहेगा, इसका इनकम ही एग्जेम्प्टेड हो, ऐसी एंटिटी से माल ले लिया आपने, क्या फर्क पड़ेगा, कितना ही सेल दिखा देगा, जब इनकम ही टैक्स ही जीरो है तो ये तो ट्रांसफर करेगा। तो बहुत सारे केस होते हैं, याद है कि नॉर्मल केस में आप कंपनी टू कंपनी करते हैं दोनों में, तो सेट ऑफ होता है, एक को फायदा दूसरा को नुकसान। हाँ ये जरूर बात है, वो रिलेटेड पार्टी है, जांच करनी पड़ेगी, डिस्क्लोज करना पड़ेगा, मैं प्रैक्टिकल थोड़ा सा एस्पेक्ट बता रहा हूं। फायदा यहां उठाया जाता है ऐसी एंटिटीज में, ऐसे खोल के जो टैक्स एग्जेम्प्टेड होती है, जहां पे टैक्स ब्रैकेट टैक्स रेट कम होता है, उससे आप फायदा लो, आपको भी फायदा और वो तो ऑलरेडी फायदे में है ही, सेट ऑफ नहीं होता पूरा, अल्टीमेटली आप ओवरऑल फायदे में रहोगे। जस्ट बिकॉज देयर इज अ ट्रांजैक्शन डज नॉट मीन कि अनड्यू एडवांटेज मिला, याद रखिए। हाँ स्टैंडर्ड के हिसाब से दिखाना पड़ेगा, लेकिन टैक्सेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह के देखोगे कि ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि फायदा हुआ है, एक का फायदा दूसरे का नुकसान भी हो सकता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अभी तक क्या क्या किया हमने? पहले बोला गया कि रिलेटेड पार्टी मतलब क्या, मैं दो फैक्टर से चेक करता हूं। पहला फैक्टर, अगर एप्लीकेबल एफआरएफ है और वो जो बोलता है वही मान लूंगा, जैसे कंपनीज एक्ट के लिए स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं आपके। फिर बोला गया अगर एंटिटीज ऐसी है जिसके लिए एफआरएफ एप्लीकेबल ही नहीं है, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप एक्ट कहीं पर भी रिलेटेड पार्टी की बात नहीं करता है कि ये रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी, ऐसे केस में क्या करेंगे हम? पहले देखेंगे कि कोई और एंटिटी उसको कंट्रोल करता है, दूसरा वो किसी और एंटिटी को कंट्रोल करता है, तीसरा ओनरशिप की बात आ रही है, कॉमन कंट्रोलिंग ओनरशिप, एक ही बंदे की दो कंपनी, दोनों कंपनी आपस में आरपी, दूसरा क्लोज फैमिली मेंबर, मैंने आपको एग्जांपल दिया चौधरी ग्रुप का, तीसरा मैनेजमेंट दोनों का सेम है, डायरेक्टर जो है ए लिमिटेड में वही डायरेक्टर बी में है, ये जरूरी नहीं है सारे होने पड़ेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड आर ऑल्सो डायरेक्टर्स इन बी लिमिटेड, तो भी इस केस में हम क्या मान लेंगे कि दोनों एंटिटी आपस में रिलेटेड पार्टीज हैं। सरकार को दूर रखिए, सरकारी कंपनीज, पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, इन पर हम क्या नहीं मानेंगे, हम ये नहीं मानेंगे कि वो रिलेटेड पार्टी है, ये स्टैंडर्ड को उससे दूर रखिए। आपस में ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं तो हटा के रखिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भैया? जांच करना कि रिलेटेड पार्टी की वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं आ गया है, रिलेटेड पार्टी की वजह से कहीं ना कहीं ऐसी रिपोर्ट नहीं चल जाए जो कि ट्रू एंड फेयर नहीं है, फ्रॉड की वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं आ गया है। एक सवाल ये रहता है कि सर जहां एप्लीकेबल एफआरएफ है वहां तो हम जांच कर लेंगे,
जहां एप्लीकेबल एफआरएफ नहीं है, क्या वहां भी जांच करनी है? हाँ जांच करनी है, हाँ जांच करनी है। जस्ट बिकॉज देर इज नो एफआरएफ फॉर एंटिटीज लाइक पार्टनरशिप फर्म, इसका मतलब ये नहीं कि आप रिलेटेड पार्टीज को पूरा इग्नोर कर दोगे। आपको जो काम करने हैं वो काम आपको करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ऑडिटर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई एंड असेस एंड रिस्पॉन्ड टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। भैया रिस्क ऑफ मटेरियल याद रखिए, अगर फ्रॉड हो गया मतलब आपस में ट्रांजैक्शन करने का रीजन क्या था? फ्रॉड। अगर फ्रॉड हुआ है तो ये मान के चलिए मटेरियल मिसस्टेटमेंट आ जाएगा। फ्रॉड मतलब इंटेंशनल होता है, एरर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जहां फ्रॉड होएगा वहां इंटेंशनल था, जहां इंटेंशनल था वहां मटेरियल मिसस्टेटमेंट आ गया जी, आपको रिपोर्टिंग जाएगी। आगे जाके पढ़ेंगे हमें क्या करना है, इमीडिएटली क्या करना है। अराइजिंग फ्रॉम एंटिटीज फेलियर टू अप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर और डिस्क्लोज। याद रखिए डिस्क्लोज करने का काम मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट बताएगा, आप नहीं अंतर्यामी जो आपको पता चल जाए। स्केप्टिज्म रखना पड़ेगा ओवरऑल थ्रू, नहीं निकल जाए अगर, मतलब ऐसे केस भी होते हैं जब मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया और आपके सामने निकल के आ गया एक रिलेटेड पार्टी, फर्दर जांच होगी। लिस्ट कौन देगा आपको? मैनेजमेंट। ट्रांजैक्शन और बैलेंस इन अकॉर्डेंस विथ रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क। भैया फ्रेमवर्क के हिसाब से करना पड़ेगा, एप्लीकेबल फ्रेमवर्क है तो करना पड़ेगा, नहीं है तो ऊपर हम पढ़ के आए हैं कि ये क्राइटेरिया फैक्टर फॉलो करने पड़ेंगे। इवन इफ, देखो क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेबल फ्रेमवर्क रिपोर्टिंग एस्टैब्लिशेस मिनिमल और नो रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट्स, the auditor nevertheless need to obtain an understanding of entities, related party relationships and transactions sufficient to be able to conclude whether financial statements insofar as they are affected by those relationships and transactions। मैंने बताया अभी कि कंपनी नहीं है, छोटी मोटी एंटिटी है, आपको लगता है कोई एप्लीकेबल एफआरएफ है नहीं, इसके लिए छोड़ देते हैं ना जी, आपकी ड्यूटी खत्म नहीं होती, आपको चेक करना पड़ेगा कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है और डिस्क्लोज किए गए हैं कि नहीं। क्यों? ताकि फिर आप बोलते हो ना ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन, हाँ जी, मैं फिर से ये भी बोलूंगा 100% चेक करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, इम्पॉसिबल है। अगर एकदम ही छुपाया जाए तो आप खोज ढूंढ निकालोगे, आपका काम वो नहीं है। टाइम लिमिट होती है ऑडिट करने की, एक फीस होती है ऑडिट करने की, सब फैक्टर को ध्यान में रखना होता है। हाँ लेकिन ट्राई करिए उससे मटेरियल मिसस्टेटमेंट वाला नहीं आ जाए एंड आर नॉट मिसलीडिंग। भैया फेयर रिप्रेजेंटेशन हो आपका और सारे स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एनएसए से कंप्लाई कर रहा हो। मैंने भी बताया था आपको कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होने का मतलब नहीं है कि घपला हो गया, नहीं। क्या एक कंपनी है उसमें एमडी का भाई है, वो भी जॉब करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एम्प्लॉय है। एक कंपनी में एमडी है, उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई है, वो काम कर रहा है, तो कर ही सकता है ना, वो काम कर सकता है। सैलरी ले रहा है, जो बाजार में एक सैलरी होती चार्टर्ड अकाउंटेंट की, मतलब उसके भाई के बदले और कोई सीए उसकी कंपनी में काम करता तो जो सैलरी मिलती उसको भाई को भी मिल रही है ना। वो देखा आपने, मार्केट रेट ही है, जो एक मार्केट रेट है वो 5-10% ऊपर नीचे आप कर लो डेविएशन, हाँ वो मिल रही है, तो ठीक है ना। जरूरी है क्या एमडी का भाई है तो अब सब पूरी डिटेल निकालो इसकी तो रिपोर्ट? अरे भैया रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस भी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हो सकते हैं, बहुत आम सी बात है। क्या लिखा हुआ देखो, मेनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। आपस में दो एंटिटी है, रिलेशन है, सब्सिडरी होल्डिंग, माल खरीद रही है, बेच रही है, नॉर्मल मार्केट रेट में बेच रही है, किसी और को जितने में बेच रही है आपको भी उतने में बेच रही है, हाँ तो नॉर्मल है, क्या बड़ी बात है भैया इसमें। इन सच सर्कमस्टेंसेज दे में कैरी, बोलो भयंकर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बोले क्यों? एमडी का भाई सीए है, सैलरी ले रहा है, मटेरियल, अरे भैया चेक तो कर लो सैलरी कितनी ले रहा है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ले रहा, हाँ कुछ कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट, डिस्क्लोजर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, हो गया बस।
टेंशन का चीज नहीं है ना, एडवर्स रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट सिमिलर ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज। तो भैया वो जो सैलरी उसको मिल रही है और भी बहुत सारे सीए काम कर रहे हैं, उनको भी वही सैलरी मिल रही है, कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क नहीं है भैया, ठीक है ना। ए लिमिटेड बी लिमिटेड होल्डिंग सब्सिडरी माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ए लिमिटेड बी को माल बेच रहा है, ए लिमिटेड बाकी बाजार में भी उसी रेट में माल बेचता है, आर्म्स लेंथ में, कोई रिस्क स्टेटमेंट नहीं है। जस्ट बिकॉज यू सी है ना आरपी, है ना, बाप रे आप टेंशन, अरे कोई टेंशन नहीं है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में भी होते हैं। जांच करिए, अगर नहीं है तब जाके और डिटेल में इन्वेस्टिगेशन होगी।